खबरों को विस्तार से अब देखते हैं। सीबीआई के 60 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डायमंड जुबली प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने इस दौरान भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा बयान दिया और ये भी कहा कि सीबीआई भरोसे का दूसरा नाम है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, देश आपके साथ है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है, मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सीबीआई के 60 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पोस्टल स्टैंप और डायमंड जुबली मार्क वाला सिक्का लॉन्च किया। इसके साथ ही शिलांग, पुणे और नागपुर में सीबीआई के ब्रांच ऑफिस की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर उन्होंने अच्छा काम करने वाले अफसरों का सम्मान किया। सीबीआई का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आप जिनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं वो ताकतवर हैं, लेकिन डरना नहीं है। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। पीएम ने यह भी कहा कि सीबीआई भरोसे का दूसरा नाम है। लोग सीबीआई जांच के लिए आंदोलन करते हैं। यह भरोसा आप लोगों ने कमाया है। सीबीआई ने अपने काम से, अपने कौशल से सामान्य जन को एक विश्वास दिया है। आज भी जब किसी को लगता है कि कोई केस असाध्य है तो आवाज उठती है कि मामला सीबीआई को दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर पिछली सरकारों के भ्रष्टाचार को लेकर भी निशाना साधा और भरोसे को फिर से कायम करने की बात कही। 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी? तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। ये सवालों के सबसे बड़े घेरे में थी। हमने इनमें पारदर्शिता को प्रोत्साहन दिया। पीएम ने बताया कि किस तरीके से सरकार विदेश भाग चुके आर्थिक अपराधियों की संपत्ति को जब्त कर रही है। पीएम ने गरीबों को लूटे जाने का जिक्र भी किया। अभी तक विदेश भागे इन आर्थिक अपराधियों की 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। साथियों, भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का एक और तरीका बना रखा था जो दशकों से चला आ रहा था। ये था सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से लूट। पहले की सरकारों में जो मदद गरीब लाभार्थियों के लिए भेजी जाती थी वो बीच में ही लूट ली जाती थी। ताजा दौर की चुनौतियों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि हमें अतीत से सीखने की जरूरत है। साथ ही मामलों के निपटारे में तेजी लाना बड़ी चुनौती है। अतीत के हर अध्याय से हमें कुछ न कुछ सीखने की जरूरत है। दुर्भाग्य से भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। पीएम ने यह साफ किया कि आपका मुकाबला ताकतवर लोगों से है, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री के संबोधन से इतना साफ है कि आने वाले दिनों में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार और बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
मानहानि मामले में मिली सजा को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी सूरत की सेशन कोर्ट पहुंचे। उनकी याचिका पर कोर्ट ने उनकी जमानत बढ़ा दी, लेकिन दोषी ठहराए जाने के खिलाफ स्टे की याचिका पर सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। मानहानि केस में सजा के खिलाफ अपील के लिए राहुल गांधी का कारवां लाव लश्कर के साथ सूरत के लिए निकला। इस सफर में उनके साथ प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, सीएम भूपेश बघेल और सीएम अशोक गहलोत समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता मौजूद थे। एयरपोर्ट से सीधे राहुल गांधी और उनकी टीम कोर्ट पहुंची। कोर्ट में कुल 3 याचिकाएं लगाई गई, एक जमानत की, दूसरी सजा पर स्टे की और तीसरी दोषी ठहराए जाने के खिलाफ अपील। अदालत ने 15,000 के बॉन्ड पर राहुल की जमानत मंजूर कर ली। सजा पर स्टे भी मिल गया, लेकिन दोषी ठहराए जाने पर स्टे नहीं मिला। इस मामले पर अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। जो ट्रायल कोर्ट ने राहुल जी को सज़ा दी थी, उसके बारे में आज राहुल जी यहाँ पे आके क्रिमिनल अपील दाखिल की है सज़ा के सामने। ट्रायल कोर्ट ने उन्हें 30 दिन का इंटरिम बेल दिया हुआ था। उसके आधार पे आज वो यहाँ पे सेशंस कोर्ट में पेश हुए और यहाँ पे उन्होंने सेशंस कोर्ट में ट्रायल चलाने के लिए जामीन दिया है। अगली डेट 13/4 दी गई है। आप अंदर थे तो क्या कुछ हुआ? अंदर देखे आज हमने देखा 3रे माले पे जो कोर्ट थी, मोगेरा सर की कोर्ट, वहाँ पे उनको पेश किया गया। उनके साथ में उनके अलग लॉयर भी थे, स्थानिक लॉयर भी थे और ख़ास करके उनकी सिस्टर प्रियंका जी भी उनके साथ में मौजूद थी। मानहानि केस में दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल को 2 साल की सजा मिली है। अदालत ने सजा पर स्टे तो दे दिया है, लेकिन राहुल अब भी दोषी हैं और जब तक उनके दोषी होने के खिलाफ स्टे नहीं मिलता, संसद की सदस्यता हासिल करना मुमकिन नहीं होगा। अब कोर्ट में 13 अप्रैल को दोनों पक्ष हाजिर होंगे और सुनवाई के बाद अदालत अपना फैसला लेगी। 13 तारीख को अब उनकी जो कन्विक्शन है उनको स्टे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर दलील होगी दोनों पक्ष से। फिर कोर्ट अपना ऑर्डर सुनवाएगी और अगर कोर्ट कन्विक्शन स्टे करती है तो फिर उनकी सदस्यता के मामले में आगे कार्रवाई हो सकती है। अब सवाल ये कि क्या 13 अप्रैल को राहुल को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ स्टे मिल जाता है तो क्या राहुल की सदस्यता बहाल हो जाएगी? कानून के जानकारों के मुताबिक ये मामला अभी लंबा चल सकता है। अगर मानहानि केस में राहुल का दोष साबित होने के खिलाफ स्टे मिल जाता है तो फरियादी के पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता खुला रहेगा। वहीं अगर राहुल को स्टे नहीं मिलता तो राहुल भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। एक कोर्ट तो फाइनल जब सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगी तब पता चलेगा कि उसके पर रहेगा कि नहीं रहेगा। पता नहीं कहाँ अटकेगा। मान लो कि कल ग्रांट हो गया तो फरियादी नहीं जाएगा, उसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। वो फरियादी जा सकता है हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मान लो कि नहीं दिया गया है, सस्पेंशन नहीं किया, तो राहुल जी हाई कोर्ट जाएंगे, राहुल जी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो अभी कब होगा, क्या होगा, दैट इज $1 मिलियन क्वेश्चन। वकीलों का कहना है कि अगर 13 अप्रैल को राहुल को कन्विक्शन के खिलाफ स्टे मिल जाता है तो संसद की सदस्यता बहाल करवाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा। बहरहाल अब सबकी निगाहें 13 अप्रैल पर हैं। हालांकि राहुल के वकीलों का कहना है कि उस दिन अदालत में राहुल गांधी की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश में कोविड की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ी है। कोविड के 2000 से ज्यादा मामले रोज आने लगे हैं। इसको लेकर सरकार अलर्ट है और लोगों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। कोरोना का प्रहार फिर बड़ी रफ्तार, एक्टिव 20,000 पार। फिर मचेगा हाहाकार, अलर्ट पर सरकार, सतर्कता की दरकार। देश में कोविड की रफ्तार एक बार फिर बढ़ गई है। कोविड के रोज 2000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जिससे एक्टिव मामलों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोविड के 3641 मामले सामने आए हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कोविड के मामलों में तेजी से इजाफा नजर आ रहा है। 29 मार्च 2151, 30 मार्च 3016,
31 मार्च 3095, 1 अप्रैल 2994, 2 अप्रैल 3824, 3 अप्रैल 3641। ये आंकड़े डरा रहे हैं। जानकार ओमिक्रॉन XBB वेरिएंट को कोविड के बढ़ते मामलों की वजह बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है। कोविड के नए वेरिएंट पर शोध की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि ये वायरस कितना घातक हो सकता है। स्टडीज बता रही हैं कि जिन जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उन्हें खतरा बहुत कम है, लेकिन लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। सरकार कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट भी है। देश के कई राज्यों ने मामलों को कंट्रोल में रखने की रणनीतियों पर काम करने के लिए अहम बैठकें की हैं। देश में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक 5 अप्रैल को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा के साथ ही प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देंगे। बीजेपी विधायकों की प्रधानमंत्री से मुलाकात पर सियासत शुरू हो चुकी है। प्रदेश के सीएम ने मुलाकात पर तंज कसा है और पूछा है कि क्यों चुनाव से पहले ये मुलाकात की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायक पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 14 विधायक 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री से भेंट करेंगे। बीजेपी विधायकों की चुनावी साल में प्रधानमंत्री से मुलाकात काफी अहम है। बताया जा रहा है कि बैठक में प्रदेश के सियासी हालात पर चर्चा होगी। विधायक पीएम आवास, जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की जानकारी पीएम मोदी को देंगे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री से कई विषयों पर बात होगी। प्रधानमंत्री अगर कोई जानकारी लेना चाहेंगे तो उन्हें बताया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ आने का न्योता दिया जाएगा। एक तो हम छत्तीसगढ़ उन्हें आमंत्रित करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी को छत्तीसगढ़ के लिए आमंत्रण देंगे। बहुत से विषय हैं, उन पर हम सब लोग बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बाकी प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, कोई अगर जानकारी चाहेंगे तो हम छत्तीसगढ़ से विषय से जुड़े हुए विषयों पर उनको जानकारी भी होगी। राजनीतिक मुद्दों को लेकर भी जो है चर्चाएं होंगी, छत्तीसगढ़ की राजनीतिक स्थितियों को लेकर। जब प्रधानमंत्री जी से मिलने जाएंगे तो राजनीतिक विषय पर तो चर्चा होगी। तो जितनी बात हमसे जानकारी लेना चाहेंगे हम लोग देने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री से बीजेपी विधायकों की इस मुलाकात पर सियासत शुरू हो चुकी है। सीएम भूपेश बघेल ने इस पर तंज कसा और कहा कि बीजेपी ने अब तक प्रदेश की सुध नहीं ली और अब चुनाव नजदीक आने पर प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि ये छत्तीसगढ़ के हितों पर चर्चा के लिए नहीं, प्रदेश की जनता के लिए किए गए फैसलों को रोकने के लिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग, यहाँ के विधायक लोग प्रधानमंत्री से मिलने जा रहे हैं 5 तारीख को। मतलब 4.5 साल उनको छत्तीसगढ़ की सुध आई नहीं। अब चुनाव नजदीक आ रहा है तब वो दिल्ली जा रहे हैं प्रधानमंत्री। ये केवल जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए, चाहे किसान हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, युवा हो, व्यापारी हो, इसके लिए जो हमने फैसला किया है उसे कैसे रोकें, शायद इसलिए जा रहा है। बीजेपी विधायकों के प्रधानमंत्री से मुलाकात पर प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने निशाना साधा और कहा कि बीजेपी विधायकों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री ने उनसे मिलना मुनासिब समझा। रविंद्र चौबे ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश को पुरस्कार मिल रहे हैं, इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहें और जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोयले की रॉयल्टी में राज्य सरकार को देय राशि की मांग करें। लेकिन किसानों को 20 क्विंटल धान खरीदी करने का जो फैसला लिया गया उसका विरोध बीजेपी विधायक न करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने इतने लंबे अरसे बाद भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से मिलना मुनासिब समझा। अब जब दिल्ली जा रहे हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री जी को हमारी तरफ से धन्यवाद कर दें, क्योंकि लगातार केंद्र की सारी योजनाओं में छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार पुरस्कार और प्रशंसा मिल रहा है।
पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान प्रदेश के राजनीतिक हालात के साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा हो सकती है। बीजेपी प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ आने का न्योता देने की बात कह रही है। हालांकि कांग्रेस इस मुलाकात पर सवाल उठा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बैतूल में सीएम शिवराज सिंह चौहान भू अधिकार पत्र वितरण और महिला सम्मेलन में शामिल हुए। गरीबों को आबादी क्षेत्र में जमीन देने की बड़ी योजना शिवराज सरकार ने शुरू की थी। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत उन गरीब परिवारों को आवासीय जमीन दी जाती है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं। भू अधिकार पत्र वितरण के अलावा सीएम शिवराज ने बैतूल में महिला सम्मेलन को भी संबोधित किया। सामाजिक क्रांति का शंखनाद मैं आज कर रहा हूं। ये आबादी, आदि आबादी हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की, हमारी माताओं की प्राचीन काल में उपेक्षित नहीं थी। भारत की धरती पर एक जमाने में कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता वहीं निवास करेंगे जहां मां, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजरों से देखा जाएगा। बैतूल में भू अधिकार पत्र वितरण और महिला सम्मेलन के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान सामाजिक क्रांति का शंखनाद किया। लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, पुलिस में 30% महिला आरक्षण और जन प्रतिनिधित्व में महिला आरक्षण जैसे फैसलों का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि आज मैं सामाजिक क्रांति का शंखनाद कर रहा हूं। सीएम शिवराज ने मुगल काल से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आने की शुरुआत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मुगल काल से नारियों का दमन शुरू हुआ और धीरे धीरे उन्हें समाज में दोयम दर्जे का देखा जाने लगा। धीरे धीरे मुगल कालीन जो शासन काल आया उस समय यह परंपरा बदलती चली गई और धीरे धीरे मेरी बहनें दोयम दर्जे की नागरिक हो गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी सरकार के वो तमाम काम गिनाए जिसकी बदौलत सूबे में न सिर्फ महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार आया बल्कि राजनीति समेत हर क्षेत्र में उचित स्थान मिलना शुरू हुआ। सीएम ने लाडली बहना योजना के फायदे भी गिनाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन महिलाओं का केवाईसी नहीं है उसके लिए सरकार ने मुफ्त केवाईसी का इंतजाम भी कर रखा है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने महिलाओं से केवाईसी के नाम पर पैसा मांगा तो जेल भेज दिया जाएगा। और इसलिए कहीं पैसा तो नहीं लग रहा कलेक्टर था। मैंने तय कर दिया है, क्या भी दिया है, अगर कोई गड़बड़ करे, पैसा कहीं मांग ले तो एफआईआर करो और सीधे जेल भिजवा दो, कोई दे मत देना एक पैसा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैतूल के मुल्ताई में मां ताप्ती कॉरिडोर और सारनी में पावर हाउस के निर्माण का ऐलान किया। बैतूल से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अमरकंटक में सर्वोदय तीर्थ पंच कल्याणक मंदिर पहुंचकर भगवान आदिनाथ के दर्शन किए। साथ ही जैन धर्मशाला में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर उन्होंने गौ एम्बुलेंस सेवा का ऐलान किया। प्रदेश के हर ब्लॉक में गाय और अन्य पशुओं को अस्पताल पहुंचाने के लिए गौ एम्बुलेंस शुरू की जाएगी। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ सौरभ पांडे, न्यूज़ 18, अनूपपुर। चीते अब सिर्फ कुनू में ही नहीं बल्कि कुनू के बाहरी इलाकों में भी रफ्तार भरते नजर आ रहे हैं। कुनू नेशनल पार्क का चीता ओवान पार्क की टीम को खूब छका रहा है। अब 120 की रफ्तार और 23 फीट की छलांग लगाने की ताकत जिसके पास हो तो भला पकड़ में वो आए भी कैसे। लेकिन मुश्किल यह है कि ओवान ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी वाले इलाकों में भी पहुंच जाता है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्यों ओवान ने मचा रखा है तूफान। कुनू में अफ्रीकी देशों से आए चीते अब देसी रंग में रंगने लगे हैं। उनकी तेज रफ्तार और ऊंची छलांग के आगे तमाम सरहदें छोटी नजर आने लगी हैं। उनका कुनबा और हौसला दोनों ही बढ़ता जा रहा है।
लेकिन कुनों के चीतों में से एक चीता ऐसा है जिसकी चर्चा अब दूर दूर पहुंचने लगी है। जी हां, इसका नाम है ओवान, जो है बिल्कुल तूफान। ओवान सिर्फ कुनो पार्क को ही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों को अपनी रफ्तार से नाप रहा है। वो बार बार कुनो नेशनल पार्क की जद से बाहर निकलने की कोशिश में है। कभी वो खेतों में नजर आता है तो कभी दो गांवों के बीच बहती नदी में पानी पीता दिखाई देता है। कुनो नेशनल पार्क की टीम ओवान के पीछे दौड़ती फिर रही है। गनीमत है कि ओवान के गले में कॉलर आईडी है, जिससे उसकी लोकेशन और हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती है। रविवार की सुबह चीता ओवान झार बड़ौदा गांव के पास खेतों में पहुंच गया। हालांकि शाम तक वो फिर से जंगल की ओर लौट गया, लेकिन सोमवार को क्वारी नदी पार कर पार्वती बड़ौदा गांव के आसपास नजर आया। ये दोनों गांव कुनो नेशनल पार्क से सटे हैं। चीता टास्क फोर्स के अधिकारियों ने पिछले दिनों ओवान, आशा, फ्रेंडी और एल्टन नाम के चीतों को बाड़े से खुले जंगल में रिलीज किया था। इसके बाद से ये चारों कभी टिकटॉली इलाके में तो कभी मोरावन क्षेत्र में देखे जा रहे हैं। कुनो में चीतों का हौसला और कुनबा दोनों बढ़ रहा है। भारत में दशकों के बाद पहली बार चीते का जन्म भी हुआ। कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने पिछले दिनों 4 शावकों को जन्म दिया था। दीपक दंडोतिया, न्यूज़ 18, श्योपुर। बड़ी खबर की बात करते हैं। पंडोखर सरकार को धमकी मिली है जान से मारने की। वीडियो में गुरु शरण महाराज को गोली मारने की धमकी दी गई है। धमकी देने का वीडियो वायरल हो रहा है। धमकी देने वाले के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये आप सुनिए। आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई, रिटायरमेंट अधिकारी ग्राम सेवक महेश सेन के द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। यह मुझे ज्ञात नहीं क्यों दी गई, इसके पीछे कारण कौन है, क्या है, इसके पीछे कौन लोगों का हाथ है। गीदड़ धमकी इस प्रकार की अनेकों बार मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं। क्योंकि मैं सनातन का काम कर रहा हूं, पंडोखर धाम में राम राज्य की स्थापना के लिए, विश्व शांति लोक कल्याण, राम राज्य की स्थापना, धर्म की स्थापना के लिए पंडोखर धाम में कार्य कर रहा है। सनातन धर्म के लिए इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार का सामना यदि करना पड़ रहा है तो करूंगा, चाहे जान क्यों न चली जाए, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। क्योंकि ये राम राज्य के लिए, सनातन धर्म के लिए, देश के लिए अपने धर्म पताका लहराने में पीछे नहीं हटूंगा। और ऐसी गिरफ्तार धमकी से हम नहीं डरते। इसके लिए शासन प्रशासन है और शासन प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है ऐसे लोगों को कानूनी कार्रवाई अपने स्तर पर जिला प्रशासन कर रहा है। और सामने जानकारी आने पर आप सबको और जानकारी प्राप्त होगी कि इसके पीछे क्या हाथ था, क्या कारण था, क्यों जान से मारने की धमकी दी गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही।